Hello, my dear students. Welcome back to the YouTube channel of Chahal Academy. UPSC Prelims History Question 2020 आज हम डिस्कस करेंगे। 2019 तक हम कंप्लीट कर चुके थे अपने लास्ट डिस्कशन सेशन में। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने जब 2019 का क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी में एक एड ऑन क्वेश्चन था 2020 का, और वो क्वेश्चन यही था। तो ये हमारा रिपीटेड है, रिपीटेड यूपीएससी भी की रिपीटेड नहीं बोल रही हूँ मैं, बट डिस्कशन रिपीटेड है। तो पाणिनि का हमने बात की थी कि पुष्यमित्र शुंगा जो है उन्होंने लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ को मार करके अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी 185 बीसी में, शुंग डायनेस्टी, राइट, मौर्य को खत्म करके। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, और ये एक संस्कृत की ग्रामर की बुक है, संस्कृत ग्रामर बुक है, और ये 5-6 सेंचुरी बीसी के टाइम पे लिखी गई है, यानी कि ये गलत है, ये एसोसिएटेड पुष्यमित्र से नहीं है। सेकेंड, अगर इसको एलिमिनेट करोगे तो आपको 2 ऑप्शन कट जाएगा। सेकेंड, अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, नहीं। हर्षवर्धन तो पुष्यभूति डायनेस्टी विद कैपिटल एट कनौज, और 643 एडी का टाइम था इनका ऑलमोस्ट। अमर सिम्हा ने लिखी थी अमरकोश, जो कि एक संस्कृत की थिसॉरस है, मतलब संस्कृत की वोकैबुलरी की बुक बोल सकते हो, और ये गुप्ता डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे। ये एक नवरत्न भी कहे जाते थे, नवरत्न, जो कि चंद्रगुप्त II और विक्रमादित्य, ये दोनों सेम नाम है। चंद्रगुप्त II को ही विक्रमादित्य कहते हैं। तो उनके कोर्ट में, यानी गुप्ता एम्पायर के कोर्ट में 5th to 6th सेंचुरी एडी के टाइम पे ये गुप्ता एम्पायर के कोर्ट में थे। तो इसका मतलब कि बी जो है वो भी गलत है, सेकंड भी हटा दो, अब बचा सी, तो सी सही है। कालिदास एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त II, कालिदास भी एक क्या थे, कालिदास भी एक कोर्ट पोएट थे, और कालिदास जो थे वो एक प्ले राइट भी करते थे, और ये चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य के कोर्ट में थे। ठीक है, तो कालिदास भी एक क्या थे, नवरत्न थे इनके कोर्ट में। सो बेसिकली 3 वुड बी द करेक्ट आंसर, सी। ओके, इन्होंने काफी सारी किताबें भी लिखी है कालिदास ने, हमने पीवाईक्यू में इसको तो डिस्कस किया ही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। परिवाराजक, श्रमणा, उपासका। अब आपको पता होगा कि पीवाईक्यू का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पॉइंट है परिवाराजक, ये ऑप्शन में आया हुआ था पीवाईक्यू में। अगर आपने सीरीज की होगी तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। श्रमणा जो था ये भी ऑप्शन में आया हुआ था, किसके, पीवाईक्यू के। तो बेसिकली परिवाराजक हमने देखा था उस टाइम पे कि इसको रेनंसिएट या वंडरर कहते हैं, जिन्होंने संसार, दुनिया, मोहमाया छोड़ दिया है। श्रमणा प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस, नहीं। हमने श्रमणा का देखा था कि श्रमणा ट्रेडिशन फॉलो होता था, मतलब कि हेट्रोडॉक्स फॉर्म ऑफ रिलीजन, वो जिन्होंने एक रिलीजन को अपना लिया है जो कि वैदिक रिलीजन से बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी है, राइट। और श्रमणा ट्रेडिशन में क्या आता है, हेट्रोडॉक्स में बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म होता है, आजीविका आता है। तो ये सब श्रमणा ट्रेडिशन है जिन्होंने की दुनिया ये सब कुछ छोड़ दिया है, मोह माया ये सब छोड़ के, त्याग के, ये एक तरह से रिनंसिएटर ही बन गए, वैंडरर ही बन गए, राइट। उपासका मतलब ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, तो सी सही है, यानी कि 1 और 2 जो है, सॉरी 2 जो है वो गलत है, 1 सही है। परिवाराजक मतलब होता है रिनंसिएटर और वंडरर, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, परिवाराजक का मतलब होता है रिनंसिएटर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन जो है ना पीवाईक्यू में, ये ऑप्शन था जो अभी आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, श्रमण भी ऑप्शन था जो कि आपके क्वेश्चन में। हाई स्टेटस का श्रमण नहीं होता है नेसेसरली। उपासक तो सही बात है कि ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म को कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्थाविरावादीन बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म, नहीं भाई, हमने ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किसका, पीवाईक्यू का। हमने देखा था कि बुद्धिज्म जो है उसकी जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कालाशोक के अंदर, वैशाली में, है ना, 383 बीसी में हुई थी ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, वैशाली में हुई थी, जहाँ पे कि पहली बार हमने बुद्धिज्म में इंटरनल डिवीजन देखा था। क्या क्या था वो, स्थाविरावादीन एंड महासंघिका। स्थाविरावादीन ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में आगे चल के क्या बन गया, ये बन गया हीनयान, और फाइनली कनिष्क के अंदर जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 78 एडी में कश्मीर में, उसमें ये बन गया महासंघिका, बन गया क्या, महायान। ये पीवाईक्यू में हमने लंबा डिस्कस किया है। अब महायान का बहुत सारा ऑफशूट है। महायान बुद्धिज्म जो कि आइडल वर्शिप में बिलीव करता है, बोधिसत्वा में बिलीव करता है, उसका बहुत सारा जो है वो ये है, क्या हम उसको कह सकते हैं, बहुत सारा ऑफशूट है महायान का,
तो अगर हम ऑफशूट की बात करें तो महायान के ऑफशूट में आते हैं आपके लोकायतवादिन, महायान के ऑफशूट में आ जाते हैं आपके लोकायतवादिन। उसके बाद आते हैं आपके वज्रयान जो कि तांत्रिसिज्म से एसोसिएटेड और 7th सेंचुरी एडी में ये फाइनली आया था सीन में। लोकायतवादिन के अलावा क्या है, लोकायतवादिन के अलावा आ गया नवयान। ये सारा जो है लोकायतवादिन, वज्रयान, नवयान, ये सारा महायान का ऑफशूट है। और हीनयान का ऑफशूट क्या है भाई, इसको थेरावाद भी कहते हैं हीनयान को। इसका ऑफशूट है सर्वस्तिवादिन, स्वतंत्रिका, सामितिया, वैभाषिका, है ना। ये सर आपको मैंने बताया था और आपको याद होगा कि ये 2018 शायद हम डिस्कस कर रहे थे जब सर्वस्तिवादिन, स्वतंत्रिका, सामितिया से क्वेश्चन था कि ये किसका ऑफशूट है। तो आप देखो कि कैसे सेम क्वेश्चन को ये बार बार पूछते हैं। 2018 में इन्होंने स्वतंत्रिका और सामितिया के बारे में पूछा और अभी ये लोकायतवादिन के बारे में पूछ रहे हैं। तो स्वतंत्रिका, सामितिया किसका था भाई, तो ये था हीनयान का ऑफशूट था। और लोकायतवादिन जो है वो महासंघिका यानी कि महायान का ऑफशूट है, यानी कि बी हो जाएगा क्या सही। द डेटिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फोस्टर्ड महायाना बुद्धिज्म, ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि बुद्धा की डेटिफिकेशन हुई थी। ये यूपीएससी पीवाईक्यू 2019 में भी था, डेटिफिकेशन ऑफ बुद्धा। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब देख लो स्थाविरावादिन क्या है, महायाना को बिलोंग करते हैं। ठीक है, महायाना स्थाविरावादिन जो है वो हीनयान को बिलोंग करते हैं। तो ए हो जाएगा गलत, थेरावाद को नहीं, महायान, राइट। महायाना नहीं, हीनयान को। स्थाविरावादिन और महासंघिका, जो कि स्थाविरावादिन बाद में जगह क्या बना, हीनयान बना। लोकायतवादिन से ऑफशूट ऑफ महासंघिका, बिल्कुल सही बात है, महासंघिका से निकला है। डेटिफिकेशन ऑफ बुद्धा, महायाना, ये तो हम पता ही नहीं। Question number 4. With reference to the cultural history of India, which one of the following is correct description of the term paramitas? तो जो महायाना बुद्धिज्म था ना, वो क्या कहते थे कि हम इंडिविजुअल लिबरेशन या एनलाइटनमेंट नहीं देंगे, बल्कि हम पीपल को, पूरे समाज को एनलाइटनमेंट देने के लिए हम दुनिया में लोगों को पाथ दिखाएंगे, है ना। और वही जो पाथ दिखाने वाले हैं, जो लोगों को, जो खुद एनलाइटेंड है और दूसरे को एनलाइटनमेंट दिखाएंगे, वो कौन है, इन्हीं को कहते थे हम बोधिसत्व। और ये कहाँ पे थी, महायाना बुद्धिज्म। तो इन्होंने बोला कि बोधिसत्व ने बोला कि हम जो पाथ दिखाएंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, उस पाथ पे चलने के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए और फाइनली एनलाइटेंड होने के लिए आपको 6 वॉज, मतलब कि 6 प्रोमिसेस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, आप इन जब 6 वॉज को, जब आप इन 6 प्रतिज्ञाओं को जब आप फुलफिल कर लोगे तो आप भी क्या बन जाओगे, बोधिसत्व। आम इंसान भी बोधिसत्व बन सकता है इन 6 प्रतिज्ञाओं को मिलके। और ये जो 6 वॉज थे, जो 6 प्रतिज्ञा थी, इसको कहते थे परमितास। तो बेसिकली ये क्या था परमिता, तो परमिता वाज अर्लियर धर्मशास्त्र टेक्स्ट, नो इट वाज द फिलोसॉफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ वेदा, नहीं। परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ, यस दिस paramita was the path perfections, कि 6 वोज है जिसको अटेन करके आप परफेक्शन की तरफ जा सकते हो और फाइनली आप बोधिसत्व बन सकते हो। तो इसका सी आंसर हो जाएगा पाफिर मर्चेंट बिल्ड स्नो। वेरी इजी क्वेश्चन। सो बोधिसत्व बुद्धिस्ट फिलॉसफी में paramita रेफर टू द परफेक्शन और वर्च्यू दैट अ बोधिसत्व मस्ट कल्टिवेट टू अचीव एनलाइटनमेंट। ठीक है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ जेनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट, मेडिटेशन एंड विजडम। क्वेश्चन नंबर 5. विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग. औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट. नहीं भाई, औरंग का मतलब होता था, ये हिस्ट्री के टाइम की बात कर रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गुड्स जो स्टोर होती थी ना, वो कहाँ होती थी, वेयर हाउस में होती थी। चाहे वो ट्रेड सेंटर्स हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो सूरत हो, वहां पे जो वेयर हाउस होते थे, जो गोडाउन होते थे, उसको कहते थे क्या, ओरांग कहते थे। तो कोई इंचार्ज नहीं था ट्रेजरी का ओरांग। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो 1 हटा दो भाई, 1 और 3, 4 गलत। बनियान, तो बानियान से आप बनिया सोच रहे होंगे, तो इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ बनियन वो थे, बनियन वो एजेंट थे, है ना, या फिर वो मर्चेंट टाइप के थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या करते थे, काम करते थे। तो बी से ये सारा कहाँ है भाई, तो ये सारा आपको हिस्ट्री के आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सतीश चंद्र में आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे साफ साफ, यानी कि ये हिस्ट्री का क्या है, ये हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। मिरासीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। हाँ, मिरासीदार बेसिकली जो जमींदार होते हैं ना, जमींदार, तो जमींदार को ही मिरासीदार कहते थे, जो कि एक अच्छा खासा रेवेन्यू स्टेट को देता था। तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा आपका बी। ठीक है,
तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इंडियन एजेंट थे, ईएससी के, सही है। मिरासीदार एक तरह से जमींदार, लैंडलॉर्ड कह सकते हैं हम, जमींदार नहीं लैंडलॉर्ड, सॉरी, हाँ। और उसके बाद औरंग जो है वो क्या है, वो ट्रेजरी का इंचार्ज नहीं है, उसका अपना क्या गोडाउन को कहते हैं, वेयर हाउस को कहते हैं औरंग। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement correctly explain the impact of industrial revolution on India during first half of 19th? first half of 19th industrial revolution start कब हुआ था भाई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1767 में स्टार्ट हो गया था, 1840s के टाइम पे अपने पीक पे स्टार्ट हो चुका था, पहुंच चुका था। 1767 और 1740s में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। तो ये कह रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1800s के टाइम पे इंडिया में क्या असर था? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेयर रूल्ड, बिल्कुल सही बात है, ए इसका आंसर है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई थी। इसी को तो हम कहते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था इंडिया, है ना। और ये क्या है, ये पीवाईक्यू है, इससे रिलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड पीवाईक्यू पूछा हुआ। मतलब द इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन लेड टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, सिंपल। मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल, ये बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, ठीक है, इम्पैक्ट क्या हुआ था। तो ये नहीं होगा, रेलवे लाइन भी नहीं होगा, हैवी ड्यूटीज भी नहीं होगा। ऑल्दो ये सब हो रहा था, बट द बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन लेड टू साइमल्टेनियसली लेड टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रूइन हो गई थी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट स्टिफ कंपटीशन फेस कर रही थी फॉरेन मार्केट से, बहुत सारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट आर्टिशन जो है सफर किए थे सिग्निफिकेंटली। क्वेश्चन नंबर 7, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री रखमाबाई केस ऑफ 1884 revolved around women right to gain education, age of consent, restitution of conjugal rights। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो रखमाबाई एक मराठी फैमिली की लड़की थी, ठीक है, मराठी फैमिली की लड़की थी, जो कि एक अच्छे वेल टू डू गृहस्थ परिवार की लड़की थी। और ये जो थी वो पहली, नॉट पहली बट वन ऑफ द फर्स्ट इंडियाज फिजिशियन भी थी, ठीक है। ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडिया फीमेल थी जो कि डॉक्टरी प्रैक्टिस की थी। और फर्स्ट फीमेल डॉक्टर ऑफ इंडिया कौन थी गई, तो वो थी कादम्बरी गांगुली, ठीक है, कादम्बरी गांगुली। बट रखमाबाई भी वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्टर ही थी फीमेल की, लेकिन अगर फर्स्ट कभी पूछे तो याद रखना कादम्बरी गांगुली, ठीक है। तो ये एक फिजिशियन थी, बाद में ये फिजिशियन बनी है। होता क्या है कि पहली अर्ली चाइल्ड मैरिज तो बहुत ज्यादा फेमस था, तो इनकी 11 साल की उम्र में शादी हो जाती है एक 19 साल के आदमी के साथ, ठीक है। 11 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है 19 साल की आदमी के साथ। और उसके बाद उनका नाम क्या था, उनका नाम था दादा भाई बीका जी। अब रखमाबाई जो थी, इनको शादी के बाद होता क्या है कि टू मेक द मैरिज एक्सेप्टेबल और टू लीगली सोशलाइज द मैरिज प्रॉपरली, आपको जो है वो कंज्यूमेशन करना पड़ता है, मतलब एस्टैब्लिशिंग द सेक्सुअल रिलेशन विद योर हस्बैंड। बिकॉज शी वॉज टू यंग, शी कुडंट डू दैट, एंड वो नहीं, शी वॉज नॉट रेडी। तो उनके हस्बैंड व्हेन शी वाज टर्न लाइक 13, 14, 15 इयर्स, उसके बाद हर हस्बैंड कॉल्ड हर बैक कि वापस आ जाओ घर टू सी योर फैमिली, बट देन शी रिवोल्टेड। उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी घर। तो दादा भाई ने बोला कि ऐसे कैसे नहीं जाओगी, ये लीगल है कि हमारा मैरिज जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा until this consummation takes place and until you come back to home। She refused to come along with her husband। उसने बोला कि मैं 11 साल की थी जब मेरी शादी हो गई और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि what all these things are happening। Had I been like 18 or 19 years old, I would have never gotten married to you। तो ये चीज के लिए इसके हस्बैंड जो है 1884 के आसपास जाते हैं कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए, किस बिना पे कि माई वाइफ इज नॉट रेडी टू लिव विथ मी, एंड इसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। मतलब रेस्टिट्यूशन मतलब गिविंग अप, मतलब नॉट एक्सेप्टिंग कॉन्जुगल राइट्स को, मतलब स्टैब्लिशिंग द रिलेशन द वाइफ इज नॉट एक्सेप्टिंग। तो ये अपने हक के लिए जाते हैं कि शी इज माई वाइफ एंड शी हैज टू कम बैक टू मी, तो आप मुझे मेरे राइट को जो है रिस्टोर करो, इसी को कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। हस्बैंड जाते हैं कोर्ट में कहने के लिए कि इनका राइट है अपनी वाइफ पे, चाहे वो फिजिकल राइट हो चाहे वो किसी भी तरह का राइट हो, और इनके राइट को रिस्टोर किया जाए क्योंकि इनकी वाइफ जो है साथ रहने से क्या कर रही है, डिनाई कर रही है, ठीक है। अब ये जो केस था, वाइफ ने बोला मैं बहुत कम उम्र की थी, आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड टू हिम, बट दैट टाइम आई कुडंट से एनीथिंग, बट नाउ दैट आई एम able to understand what is good or bad for myself, I just don't see any valid reason being with him,
सो आई जस्ट से नो टू दिस मैरिज, मैं इसको मानती नहीं हूँ। सो फाइनली बहुत सारा यहाँ पे इशू होता है, प्रोसेस होता है। तो बेसिकली राइट टू एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उनको ऑलरेडी एजुकेट तो कर दिया गया था। शी वांटेड टू बिकम डॉक्टर, शी बिकेम डॉक्टर लेटर। बट ये था मेनली अपने हस्बैंड के साथ रहने वाला केस। और सेकंड था मेनली क्या कि लड़की के कंसेंट के बिना आप किसी भी तरह का सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकते हो। एट द सेम टाइम आप किसी भी तरीके से शादी उसके कंसेंट के बिना आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हम जानते हैं कि 1891 में फाइनली आप जानती हो कि बीएम मालावारी एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। उनके हेल्प के साथ और उनके एफर्ट के साथ एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी पास होता है, राइट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास होता है कब? 1891 में, ठीक है। और ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, इसने इंक्रीज कर दी थी एज ऑफ कंसेंट फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स। जब तक लड़की 12 साल की नहीं, पहले 10 साल था, लेकिन जब तक 12 साल की नहीं होती है आपका कंसेंट भी उसका मायने नहीं रखता है। और अगर आप उसके कंसेंट के बिना आपने सेक्सुअल रिलेशन बनाया तो ये क्या हो जाएगा? रेप हो जाएगा। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे। अब आप इस क्वेश्चन देखो कि विमेन राइट टू गेन एजुकेशन, नहीं, ये नहीं था रखमाबाई। एज ऑफ कंसेंट, बिल्कुल सही बात है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जो हस्बैंड ने जाके कोर्ट में फाइल की। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। रखमाबाई केस 1884 revolved around the age of consent and restitution of conjugal rights. Rakhmabai was married as a child bride, refused to live with her husband, leading to the legal battle over rights and the age to which she could legally consent to marital relations. Question number 8। ये क्वेश्चन बेसिकली बता दूं मैं यूपीएससी द्वारा डिलीट कर दी गई है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंटेंशियस था एक आध पॉइंट। बट हमने जो निकाला था इसका हमने 1 to 4 निकाला था पहले। कैसे? गांधी इवन फैक्ट कब होता है भाई? आपको पता है 1932 में होता है, 1930 में होता है, 1931 में होता है। ये मत बोलना आपको नहीं पता है। आपने ये गांधी इवन फैक्ट पीवाईक्यू में नहीं भी तो 5 से 6 बार किया है। अगर अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर प्रॉब्लम है कुछ आपकी तैयारी में। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप गांधी इवन फैक्ट जो है वो अच्छी तरह से देखो कि गांधी इवन फैक्ट कब होता है। आई नीड योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि गांधी इवन फैक्ट कब होता है। अब देखो गांधी इवन फैक्ट जो था, इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है कि गांधी इवन फैक्ट के बाद हुआ था कि हाँ कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। कांग्रेस से जो है वो फाइनली अग्री हो गई थी। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमिलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑर्डिनेंस जो दिया गया था उसको विड्रॉ करने की बात करी गई थी, ये बात भी सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी टू पुलिस एक्सेस, नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था कि पुलिस एक्सेस में तो आपको इंक्वायरी नहीं मिलेगी कि आप जो इंक्वायर कर सकते हो पुलिस एक्सेस में, दैट इज आवर सीक्रेट अफेयर। फोर्थ, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर हु वर नॉट एसोसिएटेड और चार्ज्ड विद वायलेंस, ये बात भी सही है। तभी तो भगत सिंह, सुखदेव इन लोगों को रिलीज नहीं किया गया था, जिसकी वजह से गांधी जी को मैंने आपको बताया था कि कराची सेशन 1931 ब्लैक फ्लैग दिखाया गया था। तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा? इसका 1, 2 and 4 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बट ये क्वेश्चन यूपीएससी ने डिलीट किया है, याद रखना। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विठाल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। विठाल विध्वंसक जो था वो पब्लिश किया गया था गोपाल बाबा वलानकर के द्वारा, ठीक है। वो एक शेड्यूल कास्ट में बॉर्न हुए थे, महार कास्ट में, और उन्होंने विठाल विध्वंसक क्या किया था? पब्लिश किया था 1889 में। यानी कि ये बेसिकली अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस अराइज कर रही थी लोगों में कि आखिर इनकी क्या सोशल कंडीशन है और किस तरह से अनटचेबल्स को ट्रीट किया जाता है, उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू द बुक देशर कथा, देशर कथा के राइटर जो थे वो थे शाखाराम गणेश दाउस्कर, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल के दरमियान ये लिखा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड। बिल्कुल, इन्होंने कहा था कि कॉलोनियल स्टेट ने इस तरीके से जो माइंड पे हमारे जो कॉन्कर कर रखा है, इसका एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट हम सोशली और साइकोलॉजिकली लोगों पे देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी पे बहुत ही बैड साइकोलॉजिकल ये इम्पैक्ट हुआ है इस कॉन्क्वेस्ट का, ठीक है। चाहे वो उसको सुपीरियर माने या फिर वो खुद को इंफीरियर माने, बट इट हैज अ बैड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। सेकंड, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज, उन्होंने बिल्कुल इंस्पायर किया था कि वी शुड एम्ब्रेस आवर स्वदेशी थिंग्स एंड स्वदेशी सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग दैट दिस कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ
which is indigenous to the country. Third, the use of देश by Veuskar was in specific context of region of Bengal. No, देश का मतलब था पूरा इंडिया, है ना, नॉट जस्ट स्पेसिफिकली बंगाल। सी गलत हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने जो 1999 से 2008 के बीच में जो डिस्कस किया, आप उसमें से देखो कि देशर कथा जो है ऑलरेडी आया हुआ है कि किसने इसको लिखा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी ऑप्शन में भी एक दो बार आया हुआ है। तो ये मत सोचना कि ये आउट ऑफ द ब्लू आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2। देखो ना कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं हिस्ट्री में, कितने सारे। इसमें अगर आप गलती करो तब तो दिक्कत है। इसलिए मैं कहती हूँ कि 90 to 95% आपकी एक्यूरेसी रहेगी हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में आपको पता है कि 10, 15, 20, 30 क्वेश्चन भी आ रखे हैं पहले तो, अब तो 10-15 से कम क्वेश्चन आते नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री आपके लिए। देशर कथा जो है उसने कॉलोनियल स्टेट के हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात करी थी, ठीक है। बुक ने इंस्पायर किया था परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस। और देश जो है वो बंगाल के लिए नहीं बल्कि encompassing the Indian nation as a whole, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वेलेस्ली एस्टैब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। अब बताओ ये रिपीटेड है कि नहीं है? 2019 में आया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है किसने एस्टैब्लिश किया था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, राइट। आप देख लेना एक बार फोर्ट विलियम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था, बट इसी से रिलेटेड था। और इसमें है कि वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों एस्टैब्लिश किया था कलकत्ता में। उसमें हमने उसके एक्सप्लेनेशन में डिटेल में देखा था, टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। सो ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। 2019 में था कि विलियम वेलेस्ली फोर्ट विलियम कॉलेज किन्होंने किया था, उसमें ऑप्शन में था आर्थर वेलेस्ली और रिचर्ड वेलेस्ली। अगर आपको याद होगा तो हमने किया था रिचर्ड वेलेस्ली के बारे में, राइट, कि उन्होंने किया था, आर्थर ने नहीं किया था। और पर्पस हमने वहां पे डिस्कस किया था क्योंकि ब्रिटिश की जो सिविल सर्वेंट्स की जो ट्रेनिंग थी वो ब्रिटेन में होती थी, तो बाद में इसको इंडिया में करने लगे। और 1904 के बाद फिर से फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं बल्कि वापस से ब्रिटेन में ही इस ट्रेनिंग को वापस से कर दी गई थी। तो फोर्ट विलियम इसलिए एस्टैब्लिश हुआ था बिकॉज ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, क्योंकि वो मनी हिसाब से भी एक्सपेंडिचर में भी वो कम होता और वो बेटर एक तरह से मॉनिटर और एडमिनिस्टर भी कर पाते, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। देखो आप कि किस तरीके से ये यूपीएससी पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू को ही निकाल के क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी, हमें लगता है पता नहीं कहाँ से आ गए। अब देखो, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मतलब 1900s के बाद डिक्लाइन क्यों हुई थी? तो इंडिगो कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुई थी भाई? 1800s में स्टार्ट हुई थी। 1900s के बाद डिक्लाइन होने लगी थी क्योंकि इसका जो है ये न्यू इन्वेंशन हो गया था। न्यू साइड जो सिंथेटिक इन्वेंशन इतनी ज्यादा हो गई थी कि इसकी अनप्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई थी। कहाँ? वर्ल्ड मार्केट में। पीजेंट रेजिस्टेंस तो भैया 1800s में हुई थी, 1900s पे नहीं हुई थी, तो 1 गलत हो जाएगा, सी गलत, डी गलत। सो इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट। अब देख लो, बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन हो गया था ड्यू टू द एडवेंट ऑफ सिंथेटिक डाइज, राइट। तो इन्वेंशन जो हो रहा था उसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा नेचुरल इंडिगो में, और इसी वजह से इंडिगो कल्टीवेशन इकोनॉमिक अनवायबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलुगुलन और ग्रेट तुमुल्त इज डिस्क्रिप्शन ऑफ। अब उनको ये क्या करूँ हम, बताओ। 1899, 1895 to 99 हमने बिरसा मुंडा रिवोल्ट इतने बार देखा है पीवाईक्यू में। अब इसको बोलोगे रिपीटेड नहीं है तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही रिपीटेड है। तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा? रिवोल्ट 1857, मतलब इंडिगो बिरसा मुंडा, ये तो फ्री के 2 नंबर है आपके, एड ऑन फ्री के 2 नंबर। उलुगुलन रिवोल्ट और ग्रेट तुमुल्त किसको कहते हैं? बिरसा मुंडा रिवोल्ट को कहते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसे एक्सप्लेन हमें करना नहीं है। प्रेजेंट डे झारखंड छोटा है, ये क्या कहते हैं? रिवाइव कर देते हैं अपने एंशिएंट ट्रेडिशन को, राइट। विथ रेफरेंस टू द मदनापल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला, पिंगाली वेंकैया डिजाइन्ड द ट्राइकलर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग हियर। पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन तो किया था इंडियन नेशनल फ्लैग ट्राइकलर, और इन्होंने मदनापल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश में नहीं किया था, इन्होंने आंध्र प्रदेश में तो किया था, ये बात सही है, लेकिन इन्होंने मदनापल्ली में नहीं किया था, इन्होंने विजयवाड़ा में किया था। विजयवाड़ा ऑफ आंध्र प्रदेश में किया था, तो 1 क्या हो जाएगा? गलत। पट्टाभाई सीतारमैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हियर। ये सही बात है, पट्टाभाई सीतारमैया एक इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट आंध्र रीजन में लीड किया था, लेकिन मदनापल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश में नहीं शुरू किया था, उन्होंने किया था कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कुरनूल में, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा गलत। रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर, ये बात बिल्कुल सही है। मदनापल्ली आंध्र प्रदेश में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था नेशनल एंथम। मैडम ब्लेवेट्स्की एंड कर्नल
कर्नल ऑलकॉट सेटअप हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। आप इसको काट सकते हो अपने पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू में हमने ये तो बहुत बार, कम से कम 4 से 5 बार देखा है कि मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के 1875 में शुरू की थी और इसका हेडक्वार्टर क्या था, न्यूयॉर्क था। और लेटर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे शिफ्ट हो गया था 1881 के टाइम पे, ये एडीआर इन चेन्नई मद्रास शिफ्ट हो गया था। तो ये सब एक तरह से बाउंसर क्वेश्चन होते हैं कि बहुत डीप में पूछ लेते हैं। अगर आप नहीं भी बना पाओ तो 15 क्वेश्चन में आप एक आध क्वेश्चन नहीं बना पाते हो, 14 तो पूरे बनते ही हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ए बी से रिलेटेड दी आप उसको जरूर याद रखना, और डी से भी रिलेटेड थी उसको भी याद रखना, राइट। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। Who among the following was associated as secretary with Hindu female schools, which later came to be known as Bethune Female School? हिंदू फीमेल स्कूल को बाद में कहा गया था बेथुने फीमेल स्कूल, और बेथुने फीमेल स्कूल कब स्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1849 के टाइम पे, ठीक है। 1849 के टाइम पे कहाँ पे हुआ था, ये कैलकटा में स्टैब्लिश हुआ था। और इसके जो स्टैब्लिशर कौन थे, हिंदू फीमेल स्कूल जिसको कि बेथुने स्कूल कहते हैं, दोनों सेम है, याद रखना, ठीक है। तो इसके स्टैब्लिशर कौन थे, जॉन एलियट, ठीक है। ड्रिंक वाटर ये इनका नाम था, जॉन एलियट ड्रिंक वाटर ने स्टैब्लिश किया था। और सेक्रेटरी जो थे, क्योंकि ये जिसके मदद से स्टैब्लिश किया था वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके हेल्प से इन्होंने ये स्कूल स्टैब्लिश किया था, इसीलिए इनके सेक्रेटरी कौन बने थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बने थे, ठीक है। वो सेक्रेटरी थे बेथुने स्कूल के। विद्यासागर पायोनियर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, ही वर्क फॉर वुमेन इन इमांसिपेशन एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, ही सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर गर्ल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड 35 गर्ल्स स्कूल, स्कीम एडवोकेट ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन। सो आई होप आपको ये वाला डिस्कशन समझ आया होगा। हम लेकर के आएंगे आपको नेक्स्ट डिस्कशन टिल 2024। तब तक के लिए आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिए चैनल अकेडमी को, इसके यूट्यूब चैनल को। कोई भी डाउट है आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन।